हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अपने पिछले कुछ लास्ट डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर को, या कहें कि इंडियन सोसाइटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर को, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के मीनिंग को समझा, और फिर हम बात कर रहे थे कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट फीचर बनाते हैं और इंडिया को कैसे इतनी डाइवर्स कंट्री बनाते हैं। तो उन फैक्टर्स में हमने सबसे पहले रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात की, और रिलीजियस डाइवर्सिटी में हमने देखा कि कैसे अलग अलग रिलीजन्स रह रहे हैं इंडिया में, और उनके अलग अलग फीचर्स हैं, उनके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, उनके सारे डायमेंशंस को हमने समझा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इंडिया में डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, हॉट डेजर्ट्स भी है, कूल डेजर्ट भी हैं, वेस्टर्न घाट हमें देखने को मिलते हैं, सभी तरीके के लगभग फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो हमें एक बहुत ही डाइवर्स ज्योग्राफी का नेशन देखने को मिलता है इंडिया, और उसकी वजह से हमें अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। तो अब इस लेक्चर में हम और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में डाइवर्सिटी को दिखाता है, और वो फैक्टर है लिंग्विस्टिक फैक्टर। कि कैसे लैंग्वेज ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया को एक डाइवर्स नेशन बनाने में, और इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री कैसे लैंग्वेजेस बनाती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जो इंडिया को हेल्प करते हैं एक डाइवर्स नेशन बनाने में, इंडिया में डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। क्या कुछ ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर भी हैं। फिर एक हम देखेंगे कि क्या इंडिया में कास्ट और रेस को लेके भी डाइवर्सिटी है। अगर टाइम बचा तो फिर हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हम लिंग्विस्टिक फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अगर टाइम बचेगा तो फिर हम कास्ट और रेशियल फैक्टर्स पे भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये चार्ट हम देख चुके हैं पहले भी, तो हमने अभी ज्योग्राफिकल फैक्टर पे बात कर ली है, हमने अभी रिलीजियस फैक्टर पे बात कर ली है, रिलीजियस फैक्टर पे भी हमने बात की है। अब जो हमें मेन फैक्टर्स जो डिस्कस करने हैं वो एक तो लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक फैक्टर को डिस्कस करना है, पॉलिटिकल फैक्टर्स को डिस्कस करना है, कल्चरल फैक्टर्स को भी डिस्कस करना है। हमें देखना है कि क्या कल्चर को लेकर कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी सारी डाइवर्स चीजें हमें मिलेंगी तो कल्चर भी डाइवर्स होगा ही। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक जो अभी हमने पीछे कहा कि कास्ट और रेस को लेके भी क्या डाइवर्सिटी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिंग्विस्टिक फैक्टर कैसे इंडिया की डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करता है। लैंग्वेज को अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज रिच एंड पावरफुल व्हीकल ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स, इमोशन एंड आइडियाज। अगर हमें अपनी कोई फीलिंग, कोई इमोशन और कोई आइडियाज डिस्कस करने हैं, उनको एक्सप्रेस करना है, या अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है, कोई भी चीज को हमें कम्युनिकेट करना है, तो हमें किसकी जरूरत होती है? एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। उसी के थ्रू हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। सो लैंग्वेज एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। बिना लैंग्वेज के वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स, क्योंकि उनकी कोई लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज नहीं होती है। अगर कुछ वैसा होती होगी जिसे वो समझते होंगे तो उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बींग्स को बाकी लोगों से, बाकी क्रिएचर से अलग बनाती है, और बहुत पावरफुल व्हीकल है अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। और इसको लेके हमें न्यूज़पेपर में हमेशा लिंग्विज्म की बात सुनाई देती रहती है कि भाई इस लैंग्वेज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि
इस लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, किसी दूसरी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, और किसी को लैंग्वेज के बेसिस पे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कई सारे डिबेट्स हम टीवी चैनल्स में, न्यूज में, गली चौराहों में हमें देखने को मिलती रहती है, जो कहीं ना कहीं लैंग्वेज से जुड़ी होती है। ओके, सो इंडिया एक ऐसा नेशन है, अगर हम सेंसस 2011 की बात करें, 2011 में जो सेंसस हुए थे उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 19,500 से ज्यादा लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन में मदर टंग है। जस्ट थिंक अबाउट इट, 19,500 लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं जो सेंसस में आई हैं, ये किसी न किसी तरीके से बोली जाती हैं, और उनमें 121 तो ऐसी लैंग्वेजेस हैं, 121 ऑलमोस्ट ऐसी लैंग्वेज हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। दुनिया के बहुत कम हिस्सों में, इस वर्ल्ड के बहुत कम कंट्रीज जो ऐसी हैं, जो इतना ब्लेस्ड है, जहां पे इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब लैंग्वेजेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है? अगर लैंग्वेज डाइवर्सिटी होगी तो उससे क्या होगा? एक छोटी सी बात करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज और लिटरेचर एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड चीज है। जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, जैसे ही हम बात करते हैं लिटरेचर के बारे में तो हमें पोएम्स, स्टोरीज, नॉवेल्स, जिसपे मूवीज भी बनती हैं, हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस होंगी उतना ज्यादा रिच लिटरेचर होगा उस कंट्री का। जैसा कि हमें पास्ट टाइम में दिखता है कि रामायण एक जो हमारे यहाँ रिलीजियस बुक है, उसका ही ट्रांसलेशन 36 और 37 लैंग्वेजेस में हो चुका है। बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको रामायण देखने को मिलेगी, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। जिस जिस रीजन में वो रामायण आई, वहां पे उन्होंने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। यहाँ तक कि जब फॉरेन इन्वेडर्स आए और मिडाइवल हिस्ट्री के हम जब बात करते हैं तो कई सारे ऐसे रूलर्स हुए जिन्होंने रामायण, महाभारत, पंचतंत्र ऐसी जो बुक्स का उन्होंने फारसी में ट्रांसलेट करवाया। तो इतना रिच लिटरेचर इंडिया का कैसे रहा है? कालिदास और भारवी, कई सारे ऐसे हमें जो है देखने को मिलेंगे लोग जिन्होंने संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, गुजराती में, मराठी में, कई सारा रिच लिटरेचर इंडिया में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ओके, सो और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो 22 लैंग्वेजेस हैं वो हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज की गई हैं 8th शेड्यूल में। उनको एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। 22 भाषाएं ऐसी हैं। ओके, सो हमने बेसिकली बात किया कि लैंग्वेज एक रिच और पावरफुल व्हीकल है अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। और फिर हमने थोड़ा सा एक देखने की कोशिश की कि कितना डाइवर्स नेशन है इंडिया लैंग्वेज के टर्म में। तो हमने देखा कि 9,500 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से 10,000 से ज्यादा लोग 121 भाषाएं बोलते हैं, और 22 भाषाएं हमारे 8th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ओके, फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा एक अगर क्लासिफिकेशन देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो हमारी लैंग्वेजेस हैं किन किन फैमिलीज से बिलोंग करती हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बस ऐसे जानने के पर्पज से मैंने लिख दिया है। बाकी इधर मेन टॉपिक पे समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। ओके, सो अभी तक हमने क्या बात की? लैंग्वेज के बारे में समझा और फिर देखा कि इंडिया में कितनी लैंग्वेज डाइवर्सिटी। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जब 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली, इंडिया एज अ कंट्री जो है उसको रिकॉग्निशन मिली, तो फिर ये हुआ कि कैसे स्टेट्स को कैसे डिवाइड किया जाए। जितने भी राज्य हमें आज देखने को मिलते हैं इंडिया में, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ऐसे जितने भी हमें स्टेट्स देखने को मिलते हैं, इनको डिवाइड करने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, या इनको किसी न किसी बेसिस पे डिवाइड किया गया होगा।
तो कैसे डिवाइड किया जाए, इस बारे में बात उठी। यहां से आपको समझ में आएगा कि इंडिया के लिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले एक एस्केधर कमिटी बनाई गई और उनसे ये सुझाव मांगे गए कि कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे जो है हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करें। तो उन्होंने लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स को बांटने के लिए की बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, इस बेस पे हमें नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मूवमेंट चल रहा था कि इंडिया की, क्योंकि लोगों को, रीजनल लोगों को अपनी रीजनल लैंग्वेज से इतना लगाव था, इतना अफेक्शन था कि उनकी डिमांड यही थी कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा जाए। तो उस कमेटी ने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स को नहीं बांटना चाहिए, आगे चल के कुछ नेशनल इंटीग्रेशन को लेके दिक्कत हो सकती है, या जो भी उनका मानना रहा। तो फिर बड़े मूवमेंट्स हुए इंडिया में, और फिर एट लास्ट जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया, वो फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशंस पे हुआ, और उसमें उन्होंने माना कि हाँ, लैंग्वेज शुड बी द फैक्टर, कि हम स्टेट्स को अलग अलग बांट सके। तो उन्होंने वन स्टेट वन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बनाया और उन्होंने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया। तो हमें देखने को मिलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया के लिए, कि यहाँ के स्टेट्स ही लैंग्वेज के बेस पे कहीं ना कहीं उनको डिवाइड किया गया है। इतना अफेक्शन था लोगों को, आगे हम समझेंगे क्यों इतना अफेक्शन हो जाता है। और वो छोड़िए, उसके अलावा भी जब 1947 में इंडिया डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक ईस्टर्न पाकिस्तान और एक वेस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है, जो कभी हमारे बंगाल का पार्ट हुआ करता था। क्योंकि बंगाल को हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1905 में जब बंगाल का डिवीजन किया गया था, तो जो आज का बंगाल है, जिसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, वो उसमें, और जो आज का बांग्लादेश है, जिसे हम उस समय ईस्ट बंगाल कहते थे, उसमें डिवाइड कर दिया गया था। तो वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था आफ्टर 1947। लेकिन वहां के मुस्लिम लोगों को भी बंगाली लैंग्वेज से इतना लव था, इतना प्यार था, कि पाकिस्तान ने जब उनके ऊपर उर्दू इंपोज करने की बात की, उर्दू को उन्होंने इंपोज करना चाहा, तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे जो है इसका विरोध किया। वहां पे इलेक्शन हुए, तो शेख मुजीबुर रहमान जो वहां के लोकल लीडर थे, जो बंगाली समर्थक थे, उनको लोगों ने जिताया। पाकिस्तान ने उस इलेक्शन को अवैध माना, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने आगे देखा कि कैसे इंडिया ने भी हेल्प की, और वहां पे बांग्लादेश एक अलग नेशन बना। और रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम जनगण मन अधिनायक लिखा है, उन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा हुआ है बंगाली में, आमार सोनार बांग्ला करके है, आप लोग देखिएगा। तो ये लैंग्वेज का पावर होता है, कि कैसे लैंग्वेज ने एक स्टेट्स तो अलग हुए ही, एक नेशन भी अलग बना लैंग्वेज के बेसिस पे। तो लिंग्वल डाइवर्सिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और सपोज कि अगर इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इतने विजनरी ना होते, या हमारे देश के जो लीडर्स थे वो इतने विजनरी ना होते, वो अगर किसी लैंग्वेज को इंपोज करने की कोशिश करते, तो हो सकता है कि हमारी कंट्रीज में भी काफी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं रीजनल एस्पायरेशंस को रिस्पेक्ट करना भी एक तरीके की डेमोक्रेसी है, और उससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये पार्ट थी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। ओके, फिर आगे हम देखते हैं कि हमेशा हम एक वर्ड सुनते रहते हैं लिंग्विज्म की, कि हाँ भाई, ये यहाँ के लोग भाषा को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। तो क्या है ये लिंग्विज्म? इट मे बी डिफाइंड एज द कॉन्शियसनेस और द लॉयल्टी ऑफ the people speaking a common language in a particular area.
या किसी पर्टिकुलर एरिया में एक लोग कोई एक कॉमन लैंग्वेज बोलते रहते हैं, तो उनके लिए आपस में एक बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे आप कोई वीडियो क्यों देख रहे हैं या किसी की क्लास में आप बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है। जब तक आप उस लैंग्वेज से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट क्लास, या यू आर नॉट गोइंग टू वॉच अ पर्टिकुलर मूवी अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं तो। अब आज देखिए, अगर जो लोग क्रिकेट कमेंट्री सुनते होंगे या क्रिकेट देखते होंगे टीवी में, पहले के टाइम पे आपको केवल इंग्लिश कमेंट्री सुनने को मिलती थी टीवी पे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री, इंग्लिश में भी, बंगाली में भी, अलग अलग लैंग्वेज में, तमिल में भी, अलग अलग लैंग्वेजेस में हमें क्रिकेट कमेंट्री सुनने को मिलती है। ये टीवी पे क्रिकेट कमेंट्री हम देखते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और स्ट्रांग हुई है इंडिया में, और इसने इसने इस इंडिया को आज और एज अ नेशन मजबूत किया है। तो क्या कॉजेज हो सकते हैं इस लिंग्विज्म के, ये फीलिंग्स लोगों में क्यों होती है? तो सबसे पहले कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं। साइकोलॉजिकल कॉजेज इन द सेंस कि भाई किसी रीजन में लोग रह रहे हैं काफी टाइम से, वहां पे कोई लैंग्वेज बोली जा रही है, और जब आप उनसे कहोगे कोई वो दूसरी लैंग्वेज सीख लें या अपनी पढ़ाई का मीडियम वो लैंग्वेज कर लें, या फिर और कुछ काम करने का मीडियम वो लैंग्वेज कर लें, तो वो क्यों उसको करना चाहेंगे? वो एक साइकोलॉजिकल इनर्शिया में होते हैं, वो दूसरी लैंग्वेज सीखना ही नहीं चाहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर किसी की हॉबी है अलग अलग लैंग्वेज से सीखना, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम एक साइकोलॉजिकल इनर्शिया में रहते हैं, हम नहीं सीखना चाहते हैं। प्लस हमें अपनी लैंग्वेज से एक लगाव होता है, एक फील होता है। आप जो अपने आप को एक्सप्रेस अपनी मदर टंग में कर सकते हैं, वो किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं कर सकते एक सामान्य आदमी। ओके, सो कुछ ये साइकोलॉजिकल कॉज होता है लैंग्वेज को लेके कॉन्शियसनेस आने का। फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिकल कॉजेज भी होते हैं, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि 28 स्टेट्स हैं और कई सारी रीजनल पार्टीज भी काम करती हैं, और हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज है। जैसे हमने बात किया कि द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो वो पॉलिटिकल लीडर्स कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज को लेके, लैंग्वेज के बेसिस पे वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी लोगों में एक कॉन्शियसनेस आती है। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं हिस्ट्री में कि एक टाइम पे यूपी और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र से निकाला जा रहा था कि वो हिंदी बोलने वाले हैं, मराठी बोलने वाले नहीं है। वो एक तरीके का मूवमेंट चला महाराष्ट्र में। तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टूल काम कर रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज जो है लोगों को वोट के नाम पे पोलराइज करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस सोसाइटी में कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं। फिर और कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल कॉजेज भी हो सकते हैं किसी लैंग्वेज के डेवलप होने के, लिंग्विज्म के डेवलप होने के। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में जो फॉरेन से लोग आए, बाहर से लोग आए, उन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला यहाँ की लैंग्वेज पे। इनफैक्ट हिंदी और फारसी, पर्शियन को मिला के एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई इंडिया में, उर्दू। और आज हमें कई अच्छे उर्दू के शायर देखने को मिलते हैं, और बहुत अच्छी लैंग्वेज उर्दू बनी यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल कॉजेस था। तो जब बाहर से लोग आए तो उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज को यहाँ यहाँ प्रमोट किया, उस लैंग्वेज को फैलाया। और उसके अलावा कई सारे, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन जैसी किताबों को, जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे या और कई सारी किताबें थी, उनको उन्होंने ट्रांसलेट कराया। चाहे वो मुस्लिम रूलर्स रहे हो या फिर आगे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी। फिर देखे हैं पुर्तगीज और फ्रेंच की जो अलग अलग कॉलोनियां रही, चाहे वो गोवा में हो या फिर पौंडीचेरी के आसपास हो, वहां उन्होंने अपनी लैंग्वेज का इम्पैक्ट डाला। तो हिस्टोरिकल रीजंस भी रहे जिसकी वजह से इंडिया में लिंग्विज्म आया, और उसकी वजह से इतनी रिच लिंगल डाइवर्सिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती। तो हमने देखा कि कैसे लैंग्वेज
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में। और फिर इसके अलावा कहीं ना कहीं ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है, ये सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं ना कहीं दिखाई हमें देती है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं, जैसे अभी मैंने एक इशू आपसे डिस्कस किया है कि महाराष्ट्र में वहां की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने वोट्स को पोलराइज करने के लिए लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को बांटने की कोशिश की, और उसकी वजह से हमें एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दिखा। और इसकी वजह से फिर बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, क्योंकि जब किसी इशू को लेके कोई बहुत उग्र हो जाता है, कोई बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और कई सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ये हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहता है। तो जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि लिंगुअल डाइवर्सिटी होने से हमें रिच लिटरेचर मिलती है और कई सारे हमें लाभ है, तो कहीं ना कहीं फिर ये सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हमें होता हुआ दिखाई देता है। और अगर अभी हम हाल की बात करेंगे, हाल ही में, तो हमें गोरखालैंड एजिटेशन कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई समस्या हमें दिखाई देती है। तो आप लोग थोड़ा सा गोरखालैंड एजिटेशन के बारे में पढ़िएगा। ओके, तो हमने देखा कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत सारी है। हमने पीछे डेटा के बारे में बात की, फिर हमने देखा कि उसके कॉजेस क्या हैं, फिर कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट का भी रीजन होता है। तो हमने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में इतनी बातें समझी। अब बात करते हैं अगले फैक्टर में कि और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इंडिया में डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, कुछ राजनीतिक कारक भी हैं जो इंडिया में डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के सारे सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और उन्हें एज, जेंडर, क्लास, रिलीजन, कास्ट या उनके कल्चर के हिसाब से किसी भी तरीके से उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है। सबको इक्वलिटी दी गई है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कल्चर का हो, उससे मतलब नहीं है, किसी भी रिलीजन का हो। ओके, सो अब हमने जब रिलीजियस डाइवर्सिटी पे हम बात कर रहे थे, तो हमने बात किया था कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजियस डाइवर्सिटी को इंडिया में मेंटेन रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो स्टेट ने कहा कि नो स्टेट रिलीजन, कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री को लेके है कि इंडिया का कोई अपना रिलीजन नहीं है और हम सभी रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स आर गिवन इक्वल प्रेफरेंस बाय द स्टेट, और स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वल प्रेफरेंस देगा। पहली बात तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा और सभी स्टेट्स को, सभी रिलीजन्स को इक्वल प्रेफरेंस दी जाएगी स्टेट के द्वारा। तो इससे क्या हुआ? इससे यही हुआ कि इसने रिलीजियस डाइवर्सिटी को इंडिया में स्टैब्लिश किया। हम देखते हैं कई सारे कंट्रीज के जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और उसी के बेस पे वो कंट्रीज बनी हुई हैं। उसका एक जीता जागता एग्जांपल हमसे खुद से अलग हुआ पाकिस्तान है 1947 में। उसने एक रीजन के बेसिस पे अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की और आज हम रिजल्ट देख रहे हैं कि कभी भी वो पॉलिटिकली स्टैब्लिश नहीं हो पाए ना। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी, टेररिज्म और कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को लेकर रिजिड है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने कहा कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा और स्टेट सभी रिलीजन्स को बराबर की प्रेफरेंस देगा, जिसकी वजह से सारे रिलीजन्स यहाँ पे फल फूल रहे हैं। लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किसी को इस बात का डर नहीं है कि कोई हमारे रिलीजन्स, हमारे बिलीव्स, हमारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स के साथ छेड़छाड़ करेगा या उन्हें कोई रोकने की कोशिश करेगा।
और इंडिया की ये हिस्ट्री रही है, नॉट ओनली आफ्टर 1947। हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम से ही जितने भी अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग रेसेस के जितने भी लोग आए, हमने सबको रिस्पेक्ट दिया, हमने सबकी चीजों को इंक्लूड किया अपनी सोसाइटी में, और एक रिच कल्चर बना। ओके, तो हम देखते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया में डाइवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। फिर हम देखते हैं कि और हमने क्या किया कि राइट्स गिवन टू माइनॉरिटीज, हमने माइनॉरिटीज को भी राइट दिए, क्योंकि डाइवर्सिटी को आप तब तक मेंटेन नहीं कर सकते, सिक्योर नहीं कर सकते जब तक आप अपने यहाँ रहने वाले माइनॉरिटीज को सेफ नहीं करते। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 29 और 30 जो आर्टिकल है वो माइनॉरिटीज का फंडामेंटल राइट्स है, अपनी लैंग्वेज को बचाने का, अपने कल्चर को बचाने का, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बचाने का। तो आप लोगों को ये होमवर्क है कि आप थोड़ा देखिएगा कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 क्या है। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्होंने इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी को, इंडिया की लिंगुअल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की कोशिश की, इनको सिक्योर करने की कोशिश की, और कभी भी किसी कल्चर को बहुत प्रमोट नहीं किया और उसको बहुत डोमिनेट नहीं होने दिया इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने। ओके, सो आप जरूर देखिएगा कि आर्टिकल 29 और 30 क्या है, कैसे वो लिंगुअल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए कहता है, कैसे आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी को इंडिया में सेफ रखता है। फिर उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेशल प्रोविजंस देता है अलग अलग स्टेट्स को। इंडिया में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि बहुत सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, और उस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से हमें कई जगह अलग अलग ट्राइब्स दिखती हैं, कई जगह अलग अलग लोग दिखते हैं जिनका फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा जुड़ाव है, जिनका अपने रीजन को लेकर बहुत ज्यादा जुड़ाव है, अभी वो मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, तो उनके कुछ राइट्स हैं, उनके कुछ कल्चर्स हैं, उनको सेफ गार्ड करने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं। टाइम टू टाइम हमने, जैसे हमें लगा कि कहीं पे कोई स्पेशल प्रोविजन देने की आवश्यकता है तो हमने वो किया है। तो ये भी आपका होमवर्क है कि आप आर्टिकल 371 के जितने भी सब क्लॉजेस हैं उनको देखने की कोशिश करिए कि किस स्टेट को किस बेस पे कुछ स्पेशल प्रोविजन देने की कोशिश की, तो क्यों दिया गया ये स्पेशल प्रोविजन। तो कहीं ना कहीं इसी डाइवर्सिटी को सुरक्षित करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस डाले, माइनॉरिटीज को राइट्स दिए, फंडामेंटल राइट्स वहां के सिटीजन्स को दिए, अलग अलग स्टेट्स को हमने अलग अलग प्रोविजंस दिए, लिंगुअल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया, और जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हम बाकी नेशंस जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनसे कहीं ना कहीं अच्छी और स्टेबल स्थिति में। क्योंकि जब 1947 में इंडिया एक कंट्री बन रहा था, एक स्टेट बन रहा था, तो लोगों का कहना यही था कि इतना डाइवर्स नेशन है, इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं, ऑलमोस्ट 565 प्रिंसली स्टेट्स से मिलकर बना था उस टाइम पे इंडिया, और सबका का अपना अलग अलग फीचर था। तो बाकी लोगों का मानना था कि इंडिया इस 565 छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में समेट के नहीं रख पाएगा और उसको एक नेशनल इंटीग्रेशन का रूप नहीं दे पाएगा, लेकिन इंडिया ने वो किया। तो वो कहीं ना कहीं हम देखने को हमें मिलेगा कि इंडिया का यही जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने वाला फीचर था, इसी ने कहीं ना कहीं हमें एक नेशन के रूप में आज स्ट्रॉन्ग किया है। अभी भी हम देखते हैं कि जब भी कभी हम किसी लैंग्वेज को लेके, किसी ज्योग्राफिकल रीजन को लेके, किसी रिलीजन को लेके, जब भी हम कभी उसको, उस डाइवर्सिटी को ब्रेक करने की बात करते हैं, तो हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सब, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों चाहे सबसे कम समझ रखने वाले गांव के लोग हों, उनका यही कहना होता है कि नहीं नहीं भाई, इससे छेड़छाड़ नहीं किया। ये हमारे डीएनए में है, डाइवर्सिटी इंडिया के डीएनए में है।
इसीलिए जो है हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इतनी ओल्डेस्ट है और आज भी हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कौन कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतने सारे राइट्स दिए हैं, इतने सारे स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं कि हम उस डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकें। इसके अलावा जो इंडिया का एक यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर है, और थोड़ा सा ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर को जाके पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप देखेंगे कि इंडिया का अपना एक यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पे हमने स्टेट्स को भी पावर दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी पावर दी है। स्टेट्स को हमने पावर दी है कि स्टेट वहां की रीजनल एस्पायरेशंस के हिसाब से वहां पे डेवलपमेंट कर सके, और सेंट्रल को भी हमने पावर दी है कि वो पूरे देश को एक करके रख सके, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी कंट्रीज में कई सारी रीजनल पार्टीज हमें देखने को मिलेंगी। हर स्टेट में आपको बड़ी नेशनल पार्टीज देखने को मिलेंगी, उसके अलावा कई सारी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज भी हैं। हर स्टेट में एक नई रीजनल पार्टी है, दो तीन रीजनल पार्टीज हैं और वो वहां पे गवर्नमेंट बनाते हैं। हम लोकसभा इलेक्शन में अलग पार्टीज को जिताते हैं, वहीं स्टेट इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में अलग पार्टीज को जिताते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए सॉरी रीजनल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीजनल पार्टीज कहीं ना कहीं हमारे लोकल राइट्स को सेव करती है, तो जिसकी वजह से भी हम अपनी डाइवर्सिटी को सेव कर पाते हैं। वो हमारे लोकल इश्यूज के लिए लोकल इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इंडिया की डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी तक हमने रिलीजियस फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को देखा, और आज हमने लिंग्विस्टिक फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी देखा कि कैसे ये दोनों फैक्टर भी इंडिया को एक डाइवर्स नेशन बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगले लेक्चर में, अगले डिस्कशन में हम कल्चरल फैक्टर्स को देखेंगे और रेशियल और कास्ट रिलेटेड फैक्टर को देखेंगे। उसके बाद इसको हम सम अप करेंगे। तो अभी तक तो हम डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे, और फिर अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि कैसे इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया एक यूनाइटेड नेशन है, एक यूनिटी इनमें देखने को मिलती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।